अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। धनिया की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि पर जानकारी। गन्ना कटाई यंत्र पर संपूर्ण जानकारी। अंडा हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों के पालन पर जानकारी। किसान भाइयों, मसाले वर्गीय फसलों में धनिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती हमारे प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में व्यापक रूप से की जाती है तथा धनिया की कुल उत्पादकता का 70% भाग का उत्पादन यहीं से होता है। चूँकि धनिया के दानों व हरी पत्तियों की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है, जिसके कारण हमारे किसान भाई इसकी खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। परंतु धनिया की बुवाई के समय रखी जाने वाली सावधानियों जैसे भूमि का चुनाव, खेत की तैयारी, बीजों का चयन, बुवाई पूर्व बीजोपचार आदि बातों पर हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। अनेक प्रकार के कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है और फसल कमजोर हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को वह वांछित उत्पादन नहीं मिल पाता है जिसकी वो आशा रखते हैं। हमारे ऐसे ही एक किसान हैं जो धनिया की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। हम धनिया की खेती करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिकों से ये जानना चाहते हैं कि हम इसमें बीज कितना डालें और बीज उपचार कैसे करें, खाद कितना डालें, कौन सी वैरायटी अच्छी है, बोनी कब करें और इसकी देखभाल कब कब करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए ताकि हम धनिया की अच्छी खेती कर सकें। तो किसान भाइयों, धनिया की वैज्ञानिक खेती पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जिला जबलपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको धनिया की खेती के विषय में जानकारी दूंगा। इसके लगाने का जो उपयुक्त समय होता है, ये अभी जो नवंबर का मौसम चल रहा है। भूमि की बात करते हैं तो इसमें सभी प्रकार की भूमि में इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली भूमि जिसमें पानी भरता ना हो, उस प्रकार की भूमि में धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। क्षारीय एवं लवणीय भूमि जिसमें नमक की बहुत अधिक मात्रा होती है, वो इस प्रकार की खेती अगर हमारे पास है तो उस प्रकार की खेती में हमें धनिया की खेती हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो भूमि का पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से लेके 7.5 पीएच मान जो होता है वो जमीन का अच्छा होता है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसकी किस्मों की जानकारी हमें होना चाहिए। तो इसके लिए किस्मों के नाम जैसे कि कुंभराज किस्म एक अच्छी किस्म है, इसके साथ साथ सिम्पो नाम की किस्म आती है, वो किस्म बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ RCR 480। तो किसान भाइयों, आप इनमें से कोई भी किस्म ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इनका प्रमाणित बीज ही अपन को लेना है। बीज में कोई बीज जनित रोग ना आए, किसी भी प्रकार की बीमारी पौधे में ना लगे, इसलिए हमको बीज का उपचार करना बहुत
बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें थायरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम दोनों को हम मिला लें और इससे 1 किलो बीज का हम उपचार कर लें। बीज दर की बात करते हैं तो इसका जो प्रमाणित बीज है उसकी 15 से 20 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से हमको लेनी है। अब आइए बात करते हैं बुवाई प्रबंधन की। बुवाई से पहले धनिया के बीजों को सावधानी पूर्वक हल्का रगड़कर बीजों को 2 भागों में तोड़कर दाल बना लेना चाहिए। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। कूड़ में बीज की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर तक ही रखना चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए खाद की मात्रा बहुत ही आवश्यक है। सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से लेके 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से हमको खेत की अंतिम तैयारी करते समय, खेत की अंतिम जुताई करते समय खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें और ट्रैक्टर चलाकर खेत को अच्छे से तैयार कर ले। इसके अलावा इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश और इसके साथ साथ इसमें सल्फर की मात्रा भी इसमें दी जाती है जिसकी मात्रा रहती है 20 किलोग्राम। इसमें समस्त खाद जो रहती हैं इनमें से सिर्फ नाइट्रोजन जो 60 किलो दे रहे हैं इसमें से 30 किलो नाइट्रोजन और समस्त मात्रा में स्फूर, पोटाश और गंधक जो है हमें खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। फिर इसके बाद हम खेत में बुआई कर देते हैं और जो नाइट्रोजन है उसे हम 2 भाग में खेत में देते हैं। पहला जब हम पहली बार सिंचाई करते हैं उस समय हम देते हैं और दूसरा जब हम दूसरी बार हम इसमें पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद उस समय हम आधी मात्रा में जो हमारे पास नाइट्रोजन थी वो आधी मात्रा यूरिया के रूप में हम नाइट्रोजन की हम इसमें दे देते हैं। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा खेत शुरुआत से ही खरपतवार मुक्त रहे तो आप बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। 3 लीटर मात्रा 500 से लेकर 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद खेत में अगर छिड़क देते हैं अंकुरण से पहले तो इस प्रकार से जो खेत में खरपतवार नहीं निकलते हैं और उसके बाद लगभग 30 से लेकर 40 दिनों के बाद खरपतवारों की अगर खेत में आते हैं तो हाथ से इसकी निदाई गुड़ाई करके आप खरपतवारों को खेत से निकाल के साफ कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर करना चाहिए और चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन की अवस्था पर करना चाहिए तथा पांचवी सिंचाई 105 दिन से 110 दिन की फसल अवस्था पर करना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर अच्छा प्रमाणित बीज लेकर समय पर धनिया की फसल की बुआई करके धनिया की फसल से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद,
क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने शरतकालीन गन्ने की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य हो गई होगी और हमारे कुछ किसान भाई इसकी कटाई भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी कार्य की व्यस्तता के चलते मजदूर समय से नहीं मिल पाते या फिर मिलते भी हैं तो अधिक दामों पर, जिससे किसानों का लागत खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही मजदूर गन्ने की कटाई भी अनुचित तरीके से कर देते हैं, जिससे वर्तमान में उत्पादन तो घटता ही है और जब हम अगली बार पेड़ी गन्ने की फसल लेते हैं तो उसमें कम फुटाव होने से उचित पौध संख्या प्राप्त नहीं हो पाने से आगे आने वाला उत्पादन भी कम प्राप्त होता है और किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, आपकी इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों की कटाई के लिए कई प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया है, जिनके बारे में समय समय पर हम आपको अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। इसी के अंतर्गत आज आपके लिए हम लाए हैं गन्ना कटाई यंत्र के बारे में जानकारी, जिसे अपनाकर हमारे एक किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। गन्ना हार्वेस्टर कट मशीन है ये, इससे गन्ना सही तरीके से कट होता है। ये गन्ना उठाने का काम करता है। जो गन्ना एक दूसरे में फंसा रहता है उसको सुलझा के एक लाइन में करके वो खड़ा करता है। इसके बाद में रोलर बोलते हैं। इसके बाद में जो गन्ना खड़ा हुआ रहता है इसको झुकाने का काम करता है। ये झुका के फिर अंदर जाता है। उसके बाद में वो बेस कटर है, वहाँ गन्ना कट होता है ज़मीन के लेवल से। उसके बाद में पीछे उसको रोलर लगे है और रोलर पे वो गन्ना जाता है। वहाँ रोलर पे जाके वहाँ से पीछे रोलर पे सफाई होके पीछे चॉपर ब्लेड तक जाता है। यहाँ चॉपर ब्लेड है, उसमें गन्ने के छोटे छोटे पीसेस होके यहाँ कैन बॉल में आते हैं। यहाँ से एक्सट्रैक्टर उसकी पत्ती उठा के बाहर फेंक देता है और उसके बाद में जो गन्ना रहता है वो एलिवेटर के द्वारा इन फिल्टर में जाके गिर जाता है। मशीन 1 घंटे में लगभग 10 से 12 टन 13 टन गन्ना कटाई करती है, जिसमें डीजल की खपत 25 लीटर आती है। मशीन की कीमत 1 करोड़ 23 लाख है। मशीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत क्रय की गई है, जिसमें 25 लाख का अनुदान हमें प्राप्त हुआ है। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभव को सुना। यह मशीन किस प्रकार काम करती है एवं इसकी कार्य क्षमता एवं कीमत कितनी है, इसे कहां से प्राप्त किया जाए तथा इसे उपयोग में लाने से अगली फसल में कितना लाभ प्राप्त होगा, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महेश कुमार वर्मा। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मशीन से गन्ना काटने का बहुत ही अच्छा फायदा है। 2-3 फायदे मैं गिनवाना चाहूँगा। उसमें पहला ये है कि यदि हम मजदूर से गन्ना कटवाते हैं तो 1 एकड़ को काटने के लिए कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, जबकि मशीन से एक ही दिन में पूरा गन्ना एक साथ कट जाएगा। दूसरी बात है कि ये मशीन जो है ज़मीन में 3 इंच नीचे से गन्ना काटती है। ज़्यादा शक्कर वाला गन्ना नीचे की तरफ ही रहता है। यदि वो 3 इंच का गन्ना कारखाने में जाएगा तो उससे रिकवरी में बढ़ोतरी होना संभव है और उससे किसान का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, गन्ना समय पे कटेगा, एक जैसा गन्ना कटेगा। तीसरे एक जो महत्वपूर्ण खास इसका लाभ है वो ये कि इसके द्वारा जो गन्ने में 10% पत्ती रहती है सूखी और हरी मिला के, उस सब का खाद बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी आपने खेत में देखा पूरा पत्ती के इसने बहुत बारीक टुकड़े कर दिए हैं। अब इस पत्ती को सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात आप देख रहे हैं यहाँ कि बिल्कुल कहाँ से गन्ना कटा इस मशीन से ये समझ में नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल ज़मीन के पास से काटा गया गन्ना है। तो इसमें जो दूसरी फसल निकलेगी, रेटून क्रॉप निकलेगी, उसके सारे कल्ले
सिमिलराइज निकलेंगे, सारे कल्ले एक समान निकलेंगे और उनको पोषक तो ज़मीन से मिलेगा, तो सारे कल्ले अच्छी मोटाई के बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि इक्के की तुलना में यदि किसान इसकी सही से खाद पानी की व्यवस्था कर देता है तो मैं समझता हूँ कि इक्के से दूरी फसल का उत्पादन 1.25 गुना बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है, जब ये खाद जब यहाँ पड़ा रहेगा तो इसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा रहती है इसकी पत्ती में, तो इसमें मॉइस्चर को मेंटेन करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। यदि किसान इसको एक बार पानी दे देगा तो उसको कम से कम 20 से 25 दिन तक पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है कि यदि ये पत्ती ऐसे सामान्यतः पड़ी है खेत में तो इसमें खरपतवार बहुत कम निकलेंगे, तो इससे आप किसान की बचत हो जाएगी। कुछ समय तक यदि 2-3-4 साल तक किसान इसी मशीन से गन्ना कटाई करवाता है तो उसके खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर वो थोड़ा बहुत भी रासायनिक खाद डालेगा तो उससे उत्पादन बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। मैं सभी कृषक बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ इस ईटीवी के माध्यम से कि वे एक तो 4 फीट पे गन्ना लगाएं, अच्छी किस्म का गन्ना लगाएं और इस मशीन से ही गन्ना कटवाएं, तो उससे उनका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती रहेगी। दिन प्रतिदिन घटते कृषि जोत एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवक कृषि सह व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी सह व्यवसाय के अंतर्गत प्रदेश में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन इत्यादि को अपनाया जा रहा है। साथ ही मुर्गी पालन भी अधिक मात्रा में विस्तार से किया जा रहा है। इससे कम समय एवं कम पूंजी से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। वैसे तो मुर्गी पालन 2 उद्देश्यों हेतु मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन पर। इसके लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे उन्नत नस्ल की मुर्गियों का चयन करना, स्थान का चुनाव, आहार व्यवस्था पर ध्यान देना व उनका देखरेख प्रबंधन इत्यादि। क्योंकि यदि इन सभी बातों की अनदेखी करते हुए यदि इस व्यवसाय को अपनाया गया तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे मुर्गियों का बढ़वार धीमी गति से होना, बीमारियों का प्रकोप होना इत्यादि से जूझना पड़ता है, क्योंकि इन समस्याओं के कारण मुर्गियों के अंडा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंततः कुक्कुट पालक भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, यदि अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है जिससे आपका यह व्यवसाय लाभकारी हो सके। इसकी विस्तृत जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक कुक्कुट पालन भारतवर्ष में एक सुप्रसिद्ध व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में भारत अंडा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। ये स्थिति वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, उचित पोषण प्रबंधन तथा अच्छी प्रजाति के चूजों के कारण ही संभव हुई है। जैसे जैसे उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है, कुक्कुटों की संवेदनशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। अच्छा अंडा उत्पादन प्राप्त करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आवास प्रबंधन। आवास कोलाहल से दूर ऊंचे स्थान पर, जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तथा जहां पर दिन में 3-4 बार भ्रमण किया जा सके होना चाहिए। घर हवादार होना चाहिए तथा दक्षिण या पूर्व की तरफ होना चाहिए। कुक्कुट गृह के अंदर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कर लेना चाहिए: ब्रूडर गार्ड, दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, बल्ब, बिछावन। अंदर तथा बाहर वायु सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। कमरे की चूने से पुताई, गंदगी, जाल इत्यादि साफ करना, कमरे में दरार बंद करना, प्रवेश द्वार पर चूना छिड़कना एवं चप्पल दरवाजे पर उतार कर अंदर आना। घर के अंदर लेयर पक्षी के लिए 0 से 8 सप्ताह, 9 से 10 सप्ताह तथा 21 सप्ताह से ऊपर फर्शी स्थान क्रमशः 700 से 950 तथा 2400 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। जहां तक अंडा उत्पादन हेतु चूजों की प्रजाति का प्रश्न है, इसमें व्हाइट लेग हार्ने या इस संशोधित परिमार्जित प्रजाति का अंडा पालन हेतु चुनाव किया जाता है। चूजे खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छी ब्रूडिंग सुप्रबंधन। सामान्यतः अंडार पालन में ब्रूडिंग की अवधि 0 से 8 सप्ताह की होती है। चूंकि इस समय चूजों के पंख विकसित नहीं होते, अतः वातावरण कारकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। इसके अतिरिक्त दाना पानी खाने की आदत डालना भी आवश्यक होता है।
ब्रूडिंग होवर तथा गर्म हवा गैस द्वारा की जा सकती है। कोई भी विद्या अपनाई जाए, ब्रूडर गृह की व्यवस्था निम्न प्रकार की होनी चाहिए। ब्रूडर हाउस हवादार होना चाहिए, साथ ही ऐसा हो कि हवा के ठंडे झोंकों का प्रभाव चूजों पर कम से कम पड़े। यह गृह चूजों के आने से 5 से 7 दिन पहले तैयार हो जाना चाहिए। ब्रूडर गृह के सारे उपकरण की अच्छी साफ सफाई करके, जैसे ब्रूडर, फीडर तथा पानी के बर्तन इत्यादि, साफ सुथरा आरामदेह बिछाली की एक तह 1 से 2 इंच बिछा देनी चाहिए। तापमान नियंत्रण प्रणाली की जांच करके एक सुनिश्चित तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। अब ब्रूडर गृह कुक्कुटों के चूजों के आगमन लायक हो चुका है। चूजे आने के बाद निम्न कार्य संपादित होने हैं। चिक वॉक्स को सीधे ब्रूडर गृह ले जाना है तथा चूजों को ओवर के नीचे सावधानी के साथ छोड़ना है। ब्रूडर का तापमान प्रारंभ में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है तथा प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाना है। चूजों को इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ पानी देना है। गृह में तथा इसके आसपास अच्छी वायु सुरक्षा रखनी है। चूजों के व्यवहार, आहार, पानी की मात्रा तथा मृत्यु दर पर विशेष ध्यान रखना है। बिछाली को गीला होने से बचाना है, जिससे अमोनिया गैस का उत्पादन स्तर न बढ़े। प्रथम 4 घंटे में कोई राशन नहीं देना है। इसके पश्चात स्ट्रेस कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का घोल देना चाहिए। प्रत्येक चूजों को 2 से 3 सप्ताह तक 5 सेंटीमीटर खाने का स्थान होना चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान लंगड़े, कमजोर, बीमारी तथा जिसमें वृद्धि दर ठीक नहीं है, ऐसे चूजों की छटाई कर देनी चाहिए। 0 से 8 सप्ताह तक सफल ब्रूडिंग के पश्चात चूजों को ग्रोवर गृह में स्थानांतरित करते हैं। ब्रूडिंग के पश्चात से लैंगिक परिपक्वता के मध्य का समय ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। वर्धक चूजों के लालन पालन में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दौरान प्रति कुक्कुट 3 इंच खाने का स्थान, 25 से 30 मुर्गियों के लिए 18 इंच व्यास वाला लटकने वाला दाने का बर्तन होना चाहिए। गृह में भीड़ नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्षी 900 वर्ग सेंटीमीटर स्थान पर्याप्त होता है। राशन गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। वर्धन राशन में प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 16% तथा 2750 किलो कैलोरी होनी चाहिए। भोजन में पत्थर के टुकड़े जरूर देने चाहिए। खाने के बर्तनों की ऊंचाई वर्धक चूजों के पीठ के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार हम यदि उपरोक्त बातों का ध्यान रखें तो सफल ग्रोइंग हो सकती है। 8 से 10 सप्ताह की ग्रोइंग अवस्था के बाद हम भली प्रकार छटनी करके स्वस्थ मुर्गियों को लेयर गृह में स्थानांतरित करते हैं। इस दौरान निम्न मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए। लेयर गृह में दीवार के सहारे घोंसले 40 गुणा 30 गुणा 25 घन सेंटीमीटर निर्मित कर लेने चाहिए। ऐसा एक घोंसला 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। लेयर गृह में करीब 18 घंटे नियमित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अंडा उत्पादन बराबर होता रहे। लाइट इतनी हो कि अखबार पढ़ा जा सके। नर पक्षियों को 1 सप्ताह पहले स्थानांतरित कर लेना चाहिए। लेयर मुर्गियों को लेयर राशन देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 15% तथा 28 किलो कैलोरी होनी चाहिए। दाने का बर्तन उचित आकार का बर्तन एक बार में आधे से अधिक ना भरे। ठंडी में दाने की खपत गर्मी से ज्यादा होती है। गर्मी में पानी पीने के बर्तनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं लगने वाले रोगों एवं प्रबंधन की। तो टीकाकरण इसका सर्वोत्तम उपाय है। भारतवर्ष में अंडार्थ पाले गए कुक्कुटों में निम्न टीकाकरण कार्यक्रम अपनाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब अगर इसकी आर्थिकी को देखें तो किसान भाइयों 1000 लेयर के आय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि लेयर मुर्गी पालन आपके लिए कितना लाभकारी है। अतः आप अगर व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर क्वालिटी में सबसे ऊपर। पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर।
ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर, क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर, क्वालिटी में सबसे ऊपर। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर, क्वालिटी में सबसे ऊपर। पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर, क्वालिटी में सबसे ऊपर। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। आपका वही डबल घोड़ा सुपर अब बन गया है ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर। ग्रोमो डबल घोड़ा सुपर, क्वालिटी में सबसे ऊपर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवरी, जिला सागर से दीपक यादव ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं, तो दीपक जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है और इसे भारत का गौरव भी कहा जाता है भैंस के नस्लों के मामलों में। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। प्रोड्यूसर अन्नदाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। या हमें मेल करें annadatamp@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800425408 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।